उत्तराखंड बुलेटिन आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों की खाली सीटों पर उपचुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आज से नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई है। जबकि देखिए 13 और 14 नवंबर को नामांकन के पत्र दाखिल किए जाएंगे। 20 नवंबर को मतदान होगा और 22 नवंबर को मतगणना होगी। राज्य में 14 अगस्त को हुए पंचायत चुनावों के बाद भी 33,000 से ज्यादा सदस्य पद खाली रह गए थे, जो कि कई जगह कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं आया। नतीजा ये कि 4,500 ग्राम प्रधान शपथ नहीं ले पाए, क्योंकि पंचायत में कोरम पूरा नहीं हुआ था। अब आयोग ने खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव की तारीखें तय की हैं। 13 और 14 नवंबर को नामांकन होगा, जबकि 15 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 20 नवंबर को पंचायत उपचुनाव का मतदान होगा। 22 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जो सदस्य ग्राम पंचायत है, प्रधान ग्राम पंचायत है और सदस्य क्षेत्रीय समिति है विकास खंड की, ये 3 पदों के नामांकन ब्लॉक स्तर पर जमा होंगे और जिला पंचायत सदस्य के नामांकन जनपद मुख्यालय पर जमा किए जाएंगे। जिला पंचायत का एक ही पद रिक्त है, जो जनपद रुद्रप्रयाग में है। अब टेक्निकल समस्या ये है कि यही देरी भविष्य में दिक्कत बन सकती है। जो प्रधान पहले शपथ ले चुके हैं, उनका कार्यकाल 28 अगस्त से शुरू हुआ, जबकि बाकी प्रधानों का कार्यकाल अब उपचुनाव नतीजों के बाद शुरू होगा। अब तक ये 3 महीने का अंतराल हो जाएगा कि जो पीछे लगभग 2600 प्रधानों की शपथ हुई, तो वो अपना काम 3 महीने पहले शुरू कर चुके हैं और इनको 3 महीने लेट काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये अपना काम शुरू कर पाएंगे और वो एक जो संशय है वो खत्म हो जाएगा। यानी 5 साल बाद आधी पंचायतों का कार्यकाल पहले खत्म होगा और बाकी का 3 महीने बाद, जिससे बीच के वक्त में प्रशासन को पंचायतों पर नियंत्रण संभालना होगा। फिलहाल निर्वाचन के बाद उम्मीद है कि पंचायतें फिर से सुचारू तौर पर काम करने लगेंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और राज्य के रजत जयंती वर्ष उत्सव के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंवाद किया है और जनसंवाद को और तेज कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम हुआ है। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश भर से आए लोगों की शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायतों पर फौरन कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और नियमित फीडबैक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। सीएम धामी ने कहा है कि रजत जयंती वर्ष जन भागीदारी और संवाद का अवसर है। जनता से मिले सुझावों को नीति निर्माण में शामिल किया जाए। और इस बीच बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इस धमाके में उत्तराखंड का भी एक निवासी घायल हो गया है। उधम सिंह नगर जिले का हर्षुल ब्लास्ट में घायल हुआ। हर्षुल LNJP हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका वहां पर इलाज चल रहा है। धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो दिल्ली में हुए धमाके के बाद हरिद्वार जिले बॉर्डर इलाके में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। यूपी से सटे हुए बॉर्डर, नारसन, मडावर, काली नदी सहित कई जगहों पर पुलिस अभियान चला रही है। साथ ही संदिग्ध चीजें जो भी दिख रही हैं, उसको लेकर लोगों से पूछताछ भी हो रही है, उस पर भी कड़ी नजर है पुलिस की। पुलिस का कहना है कि बॉर्डर पर पैनी नजर है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी काफी ज्यादा तेज तरीके से निगरानी की जा रही है। हमने रात भर कल चेकिंग करी और लगातार हमारी 24/7 चेकिंग जारी है। स्पेशली जो हमारे भीड़भाड़ वाले स्थान हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और जो हमारे होटल्स हैं उनमें नए एंट्रेंस हैं, उनके लिए हम लोग काफ़ी सघन चेकिंग कर रहे हैं और लगातार ये जारी रहेगी। तो हरिद्वार में पुलिस का चेकिंग अभियान दिन भर जारी रहा। यहां पुलिस ने मुख्य चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग के अलावा होटल, धर्मशालाओं में भी रिकॉर्ड जांच की है। ज्वालापुर क्षेत्र में पुलिस ने कई होटलों में पहुंचकर वहां पर ठहरे हुए लोगों की जानकारी ली है। साथ ही संदिग्धों के बारे में कड़ाई से पूछताछ की। होटलों में ठहरने वाले लोगों का प्रॉपर रिकॉर्ड न रखने वाले होटल संचालकों को पुलिस ने फटकार भी लगाई है।
के लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद हरिद्वार जिले में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है। कल जिस तरह से हमने देखा कि शहर से लेकर देहात तक सड़कों पर, चौक चौराहों पर यहाँ पर पूरी तरह से सघन चेकिंग अभियान चला गया। उसके बाद आज यहाँ पर जो पुलिस है वो सभी स्थानीय लॉज में, होटल में, धर्मशालाओं में पहुँचकर उनके जो दस्तावेज हैं उनको खंगाल रही है और कौन लोग बाहर से आकर यहाँ पर रुके हुए हैं, किन दस्तावेजों को यहाँ पर जमा किया गया है, उन सबको पुलिस यहाँ पर देख रही है। सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है और किसी भी तरह से कोई भी अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट यहाँ पर नजर आ रही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। दिल्ली बम धमाके को देखते हुए बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बद्रीनाथ धाम समेत गोपीनाथ मंदिर, नरसिंह मंदिर और आदि बद्री मंदिर जैसे बड़े धार्मिक स्थलों को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। पूरे चमोली जिले में देर रात से ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य रास्तों, गैरसैंण, ग्वालदम, मंडल जोन और गौचर पर कड़ी जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुका है, सुरक्षा जांच का काम कर रहा है। सुरक्षा के लिए लगाए गए मेटल डिटेक्टर दरवाजों की दोबारा जांच की गई है और 2 नए डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, जिनमें गैरसैंण के पास, ग्वालदम, मंडल रोड पे और गौचर, इन सभी जगहों पे हमने बॉर्डर पे चेकिंग शुरू करवाई है। इसके अलावा जहां जहां पर भी हमारे मंदिर वगैरह हैं, बाबा बद्रीनाथ के धाम में, वहां पर भी गोपेश्वर में गोपीनाथ जी के परिसर में, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के परिसर में, आदि बद्री में, सभी जगहों पे लगातार हमारे द्वारा विभिन्न पॉइंट्स पे चेकिंग कराई गई है। और कोटद्वार से बड़ी खबर है, यहां सुरक्षा व्यवस्था पर लापरवाही साफ नजर आई है। कल शाम देर के लिए हुई चेकिंग के बाद पूरा अभियान भी खत्म नजर आया। चेकिंग के नाम पर यहां ना तो कोई गाड़ियां रोकी गई हैं और ना ही उनकी तलाशी ली गई, जो कि इतने बड़ी घटना के बाद सवाल खड़े करता है। कोटद्वार बॉर्डर काफी संवेदनशील है और बड़ी संख्या में गाड़ियां यहां से हर रोज आवाजाही करती हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा की अगर बात की जाए तो ये वो बॉर्डर का इलाका है जहां पर चेकिंग के आदेश दिए गए थे। लेकिन किस तरीके से चेकिंग हो रही है ये देख सकते हैं कि कोई भी चेकिंग यहाँ पे नहीं है। जो गाड़ियाँ, बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो सीधे एंटर उत्तराखंड में कर रही है। यूपी और उत्तराखंड का ये बॉर्डर है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो चेकिंग होनी चाहिए थी, देर रात को चेकिंग अभियान पुलिस की ओर से चलाया गया, लेकिन सुबह होते ही ये सारा जो अभियान है वो बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे सीधे एंट्री जो भी गाड़ियाँ हैं वो सीधे उत्तराखंड में प्रवेश कर रही हैं। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। तो दिल्ली में हुए धमाकों की गूंज देहरादून तक सुनाई दी है। राजधानी से सीधे जुड़े उत्तराखंड के लोगों में अपनों की सलामती को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। देहरादून से दिल्ली जाने वाले बसों में यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट देखी गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड और दिल्ली का रिश्ता बेहद गहरा है, खासकर देहरादून का। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए दिल्ली जाते हैं। सोमवार शाम जैसे ही दिल्ली धमाके की खबर आई, देहरादून में उन परिवारों की चिंता बढ़ गई जिनके अपने दिल्ली में रहते हैं। देहरादून की रहने वाली निरुपमा बिष्ट बताती हैं कि उनका बेटा और बहू दिल्ली में नौकरी करते हैं। धमाकों के बाद उनके ऑफिस ने ऑनलाइन वर्क मोड लागू कर दिया, लेकिन निरुपमा को चिंता है कि ऐसी घटनाओं के बाद परिवार से दूर रहना और मुश्किल हो गया है। बच्चे जब वहाँ रहते हैं तो डर तो रहता ही है कि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो डर तो बना ही रहता है, क्योंकि ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ये घटनाएं कम होने का नाम तो ले नहीं रही हैं, तो इसमें माँ बाप की चिंता बनी रहनी तो स्वाभाविक सी बात है। मन में बड़ा डर सा हुआ क्योंकि मेरा बेटा भी बाहर ही है, नोएडा में पढ़ रहा है वो, और दिल्ली में भी हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनको लेकर एकदम से चिंता सी भी हुई और हमने फ़ोन करे, संपर्क करा उनसे कि सब ठीक है, उस तरफ तो कुछ ऐसा नहीं है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी मंगलवार को भारी कमी देखी गई। देहरादून आईएसबीटी से दिल्ली के लिए चलने वाली 4 वोल्वो बसें यात्रियों की कमी के चलते रद्द करनी पड़ी। सामान्य बसों में भी यात्रियों की संख्या काफी कम रही। दिल्ली में बम विस्फोट की घटना घटित होने के बाद यात्रियों में भय का माहौल है और आज दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या आईएसबीटी देहरादून से कम हुई है। आज दोपहर तक 4 वोल्वो बसें यात्रियों के अभाव में नहीं संचालित हो पाई।
दिल्ली धमाकों का असर पूरे देश में देखा गया, लेकिन देहरादून जैसे शहरों में जहां दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी है, वहां इसका असर और भी गहरा रहा। लोग अपनों की सलामती के लिए चिंतित हैं और फिलहाल दिल्ली की यात्रा से भी बच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इस बीच किच्चा से बड़ी खबर है, यहाँ एक युवक को अर्धनग्न करके पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी जांच उधम सिंह नगर पुलिस कर रही है। दावा किया गया है कि वीडियो उधम सिंह नगर जिले के किच्चा कोतवाली का है। वीडियो में एक युवक को कुछ लोगों ने बांध रखा है और उसकी बेल्ट से पिटाई की गई। वीडियो कब का है, कहाँ का है, इसको लेकर न्यूज़ 18 कोई दावा नहीं करता। इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये घटनास्थल क्या वास्तव में किच्चा लालपुर का है और ये घटना कैसे हुई, इसको पता लगाया जा रहा है। तो अगर घटना वास्तव में ऐसी हुई है और हमारे क्षेत्र में हुई है, तो संबंधित जो जिसने ऐसा काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। रुड़की के गंग नहर कोतवाली इलाके के कुंदन हलवाई की मार्केट के पास दो पक्षों में मारपीट हो गया, उसका वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि बाइक खड़ी करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच मामूली कहासुनी हो गई। इसके बाद मारपीट में ये कहासुनी तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने गंग नहर कोतवाली में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। दो पक्षों में मोटरसाइकिल की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें आपस में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तहरीर आ चुकी है और इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई आज कर दी जाएगी। विकासनगर में ट्रैफिक नियमों की जबरदस्त तरीके से अनदेखी की जा रही है और प्रशासन और आरटीओ विभाग मूक दर्शक बनकर इंतजार कर रहा है हादसों का। पहले आपको सहारनपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें देखकर लग रहा है कि उल्टा डंपर जैसे पीछे की ओर आ रहा होगा, लेकिन ये डंपर खराब है। इसे क्रेन की मदद से ले जाया जा रहा है। आप वहां पर क्रेन नहीं देख रहे होंगे, लेकिन डंपर की उल्टी तरीके से टो करके ले जाया जा रहा है। इससे पीछे से आने वाले गाड़ियों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मजे की बात तो ये है कि किसी भी चौराहे पर इस तरीके से ले जा रही क्रेन को रोकने की कोई कोशिश तक नहीं की गई। दूसरी तस्वीर में देखिए, एक पिकअप गाड़ी ने अपना डाला गिरा दिया है ताकि उससे नंबर प्लेट छिप सके और ये गाड़ी भी तेजी से भाग रही है। उसी के साथ एक और लोडर भी है जो बिना नंबर के ही सड़क पर दौड़ रहा है। इसे भी ना तो कोई रोकने वाला है ना कोई पूछने वाला। इसका एक तो औचक निरीक्षण भी किया जाएगा आरटीओ के साथ और उनको निर्देशित भी किया जाएगा कि जो इस तरीके के जो परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हुए या ओवरलोड वगैरह गाड़ियां चल रही हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करें और उन पे आगे भी लगातार औचक निरीक्षण करते हैं। एक्सीडेंट का कारण इस प्रकार के वाहन बनते हैं, तो हम लगातार हमारी कार्रवाई, आप अगर हमसे डेटा लेना चाहेंगे तो हम आपको डेटा उपलब्ध करा देंगे कि जब भी हम चेकिंग करते हैं तो चेकिंग के दौरान अगर इस प्रकार के वाहन मिलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। प्रदेश की 22,000 उपनल कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी अस्पतालों में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, उपनल कर्मचारियों ने सड़कों पर ही डेरा डाला है। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ये कर्मचारी अब कोर्ट के आदेश न मानने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर आए हैं और ठीक बेरोजगार संगठन की राह पर चलते हुए उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। अगर हम बात करें अस्पतालों की, बद्रीनाथ धाम में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान में आई भारी गिरावट के चलते धाम में नल नाले झरने यहां तक कि नदियों के किनारे भी पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। बद्रीनाथ धाम में सुबह और शाम का पारा अब शून्य से भी काफ़ी नीचे आ गया है, जो -10 डिग्री सेल्सियस से -16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। बागेश्वर के ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 और 14 नवंबर को नामांकन किया जा सकेगा। नैनीताल जल संस्थान के संविदा कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से विरोध प्रदर्शन किया, अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। हरिद्वार में कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में धांधली का मुद्दा उठाया, साथ ही बिहार मूल के बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार में वोटिंग कराने का आरोप लगाया।
रामनगर में पहली बीडीसी बैठक का पंचायत प्रतिनिधियों ने बहिष्कार किया, साथ ही अधिकारियों पर बैठक को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। बागेश्वर के गरुड़ में डीएम ने जनता दरबार में 72 शिकायतें दर्ज की, इसमें से अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उत्तरकाशी में टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। रुद्रप्रयाग में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही जिले के युवाओं को राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। रामनगर में वीवीपीएफ यानी कि वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे वन्य जीवों के साथ संघर्ष को कम करने के तरीके बताए जाएंगे। अल्मोड़ा में बछिया पालन योजना के तहत पशुपालकों का रुझान तेजी की तरफ उनका बढ़ रहा है। जिले में पिछले साल 51 पशुपालकों को निःशुल्क बछिया उपलब्ध कराई गई थी। पिथौरागढ़ नगर निगम ने आवारा और बीमार गायों के लिए गौशाला तैयार की। गौशाला में पशु चिकित्सकों को भी तैनात किया गया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो होम स्टे योजना में सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में 15 लाख और मैदान में 7.5 लाख तक की सब्सिडी के चलते योजनाएं लोकप्रिय तो हुई, लेकिन इसका दुरुपयोग भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब सरकार इस योजना में एक बड़ा संशोधन करने जा रही है। वो संशोधन क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये है एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। पहली मंजिल पर फिजियोथेरेपी क्लिनिक और दूसरी मंजिल पर होम स्टे, तीसरी मंजिल पर नशा मुक्ति केंद्र। नियमों के मुताबिक कमर्शियल बिल्डिंग में होम स्टे की मंजूरी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में इसी तरह के कथित होम स्टे रजिस्टर किए गए हैं और इसकी बड़ी वजह सरकार की उदार सब्सिडी योजना। लेकिन अब सरकार इस पर सख्ती के साथ इसकी मॉनिटरिंग करने जा रही है। अवैध रूप से कोई होम स्टे के रूप में संचालन न करे और या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको वो गेस्ट हाउस के रूप में संचालित कर रहे हैं या होटल के रूप में प्रसारित करके संचालित कर रहे हैं, उस पर भी हम लगाम लगाएंगे और लगातार चेकिंग वगैरह कराएंगे और ऐसा प्रोविज़न भी रखेंगे कि उसमें लोगों को अर्थदंड भी। सरकार अब होम स्टे नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई नीति के मुताबिक अब योजना सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगी। लीज पर ली गई जमीन या केयरटेकर के नाम पर कोई भी होम स्टे रजिस्टर्ड नहीं होगा। सिर्फ वही होम स्टे रजिस्टर्ड होंगे जिनमें मालिक खुद भी रहते होंगे। हमें कोई वित्तीय लाभ तो मिल नहीं रहा सरकार को, ना जीएसटी पे कर रहे हैं, ना कॉमर्शियल बिजली का बिल पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी रोकने के लिए ये पॉलिसी आ रही है और जल्दी इसको कैबिनेट के समक्ष ला रहे हैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और उन पे। तो जल्दी ही इसका लाभ जो है केवल होम स्टे पॉलिसी का यहाँ के निवासियों को। उत्तराखंड में 7,000 से ज्यादा होम स्टे रजिस्टर्ड हैं, जिन पर सरकार अब तक 250 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी खर्च कर चुकी है। नई नीति से न सिर्फ फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी मौके ज्यादा मिलेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।